तो क्या पढ़ते हम लोग कि शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो अक्सर भूल जाते हैं कि उनका जीवन जो है, जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। राइट, ऐसा इसलिए कि शहर में लोग होने वाले वो अपनी सब्जी, बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी सब्जी उगाते हैं शहर में। वो लोग ज़्यादातर चीज़ों के लिए, शहर में जो लोग रहते हैं वो लोग मैक्सिमम चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही डिपेंड होते हैं। मैक्सिमम क्या, हर चीज़ के लिए बाज़ार पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा कुछ पता नहीं होता है कि हमारे भौतिक वातावरण से कैसे हम जुड़े हुए हैं, कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं, तो उनसे उसको ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। राइट, वे इन चीज़ों के लिए बाजार में निपट देखते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ दो जगह के बारे में डिस्कस किया हुआ है जो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। एक है लद्दाख जो कि उत्तर में है, और एक है केरल जो कि दक्षिण में है। ठीक है, तो ये दोनों उत्तर दक्षिण में है। जाहिर सी बात है इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो एकदम डिफरेंट है, तो यहाँ के जो कल्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा। यहाँ के रहने वाले लोगों का खान पान, यहाँ के घर मकान जो होते हैं वो भी डिफरेंट होंगे। यहाँ के लोग किस तरह के, किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं अपनी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो भी डिफरेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हम इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में है। आप लोग इसको अपने एटलस में ज़रूर ढूंढना कि लद्दाख कहाँ पर है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। जाहिर सी बात है, ये रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर खेती की संभावना जो है वो कम है। बारिश बिल्कुल नहीं होती है इस क्षेत्र में। बहुत लंबे समय तक ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, और यहाँ के जो लोग हैं पानी के लिए, बर्फ के पिघलने का जो है, जो पिघला हुआ पानी है उसी पर ये डिपेंड होते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि कैसे जीविका के साधन के लिए लोग क्या करते हैं, एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसके जो रोए से, जिसका जो ऊन निकल होता है उसमें, या बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। ठीक है, उससे पश्मीना ऊन मिलती है उस बकरी से। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल जो है वो काफ़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ये इनके जीविका का साधन बताया जा रहा है कि ये अपने जीविका के साधन के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, मुख्यतः कश्मीर में ही ये पश्मीना शालें जो है वो बुनी जाती है। ये ऊन इकट्ठा करके वो कश्मीर के लोगों को बेच देते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। इनके खान पीने के बारे में दिया जाता है, ये लोग क्या क्या खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। हर सारे परिवार के पास। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान है तो यहाँ पे कोई व्यापारी नहीं आया, जाहिर सी बात आए होंगे। ये तो आपने अभी ये देखा कि पश्मीना ऊन यहाँ मिलती है। ठीक है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है लद्दाख को, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के लोग काफिले उस इलाके तक पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यहाँ के इलाकों से गुजर के ही मध्य एशिया के लोग जो है वो तिब्बत में पहुँच पाते थे। ये काफिले अपने साथ मशालें, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर जाते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ठीक है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा, तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जब तिब्बत पहुंचा तो वहाँ का जो कुछ लोग यहाँ पे रुके होंगे। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि क्योंकि यात्राएं काफ़ी लंबी होती थी तो कुछ देर के लिए कहीं पे रुक जाते थे, तो वहाँ के लोग यहाँ रुके होंगे। कुछ लोग कहीं पे वहाँ के कल्चर को समझे होंगे, और लद्दाख के जो लोग हैं वो तिब्बत के जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं या तिब्बत के जो लोग हैं उनसे कुछ प्रभावित होकर उनकी कुछ चीज़ों को अपनाए होंगे, है ना। ठीक है, 400 साल पहले, करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। 400 साल पहले कहाँ पर, लद्दाख में
इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में अच्छी खासी संख्या में इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। ठीक है, गाने का और कविताओं का। तिब्बत का ग्रंथ है कौन सा? केसर सागा। कहाँ का ग्रंथ है? तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी चाव से लोग इसे गाते हैं। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। स्थानीय रूप मतलब जैसे वहाँ के लोग जिस तरह से गाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, वहाँ के लोगों के गाने का जो स्टाइल होता है अलग, डिफरेंट हर जगह के लोगों का। तो वहाँ लद्दाख के लोगों को जो स्थानीय तरीके से जो गाया जाता है, तो उसमें मुसलमान लोग भी गाते हैं और बौद्ध दोनों लोग ही गाते हैं उसके उस तरीके को। और उस पर नाटक भी खेलते हैं। नाटक जैसे रामायण है हमारे यहाँ, तो रामायण पर दुर्गा पूजा में अक्सर नाटक खेला जाता है। तो लद्दाख के लोग इस पर जो केसर सागा जो ग्रंथ है, इस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। आपने देखा लद्दाख के बारे में कि लद्दाख के लोग एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख, वहाँ के लोग क्या खान पान, वो दूध से बनी चीज़ें जैसे मक्खन, ये सब ज़्यादा खाते हैं, दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जीविका के लिए पश्मीना शाल, पश्मीना ऊन इकट्ठा करके कश्मीर के लोगों को भेज देते हैं। फिर उनके सारे घरों में बकरी होती है, याक होती है। ठीक है, यहाँ से इसी रास्ते से बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत पहुँचे थे, तिब्बत एरिया पहुँचे थे। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। और क्या देखा हमने? और देखा हमने कि 400 साल पहले, करीब 400 साल पहले यहीं पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। और क्या देखा हमने कि वहाँ का जो तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, उसको लोग बहुत चाव से गाते हैं, मनोरंजन के लिए उस ग्रंथ का नाटक भी खेलते हैं। तो ये सब हमने लद्दाख के बारे में देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है, दक्षिण पश्चिम कोने में है। ठीक है, एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। केरल जो है वो एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ी से। इन पहाड़ियों का विविध प्रकार के मसाले जैसे काले मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं इन पहाड़ियों पर। इस मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना, क्योंकि ये मसाले उगाए जाते हैं पहाड़ियों पर, तो व्यापारी जाहिर सी बात है वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। लद्दाख में सबसे पहले तिब्बत बौद्ध धर्म के लोग गए थे उधर तिब्बत, और यहाँ सबसे पहले यहूदी और अरबी व्यापारी जो है वो केरल आए थे सबसे पहले। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। ईसाई धर्म की बात है इधर। ठीक है, वहाँ पे बौद्ध धर्म और मुसलमान इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। और यहाँ 2000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसाई धर्म के जो धर्मदूत थे संत थॉमस, वो यहाँ पर आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, संत थॉमस को जाता है ईसाई धर्म को भारत में लाने का श्रेय। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अरब से इब्न बतूता, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था पहले भी, इब्न बतूता आया था यहाँ पर। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से व्यापारी मेगस ने जाया था। इब्न बतूता, अल-बुरूनी, डाइनिशियस, टाइमेकस, ये सब लोग आए थे यहाँ भारत में। तो उसके में से एक है ये इब्न बतूता जो यहाँ पर भारत में आया था। ठीक है, करीब 700 साल पहले यहाँ पर आया था। अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमान के जीवन का विवरण देते हुए उसने लिखा था कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। कहाँ पर? केरल में बड़ी इज्जत थी। उसके बाद देखिए, वास्को डिगामा पानी के जहाज से जहाँ यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता तय किया। वास्को डिगामा पानी के जहाज से पहुँचे थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विविध धर्मों का पालन करते हैं। जाहिर सी बात है, इब्न बतूता आया तो उसने लिखा क्या कि मुसलमानों की बड़ी इज्जत थी। फिर अरबी आए, यहूदी आए। फिर उसके बाद संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। वास्को डिगामा यहाँ पर आए। उसके बाद पुर्तगाली यूरोप से आए।
यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता तय किया और वहाँ पर आए। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है, जिनकी धार्मिक पृष्ठभूमि अलग थी, जिनका खान पान अलग था, जिनका रहन सहन अलग था, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर पहुँचे। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों पर उन सब का प्रभाव पड़ा, ठीक है। और यहाँ के लोग जो हैं वो यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है यहाँ के लोगों में, ठीक है। इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल है, ठीक है। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तरफ समुद्र से घिरा है, तो जाहिर है सी बात है कि मछली पकड़ने का कारोबार तो यहाँ होता ही होगा। तो यहाँ पर मछली पकड़ने का जो जाल होता है, ठीक है, उसको चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। प्रभाव पड़ा, चाइना के लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने जो जाल बचाया उसका प्रभाव पड़ा इन लोग पर। तो यहाँ का जो मछली पकड़ने वाला जाल है वो हूबहू चाइना के जो जाल होते हैं उससे मिलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, चीना वाला कहते हैं। जाहिर सी बात है पहले उसको चाइना वाला जाल ऐसा करके कहा जाता हो, धीरे धीरे नाम बदलते बदलते चीना वाला के नाम से ये जो जाल है वो प्रमुख हो गया। तलने के लिए लोग जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इन सब नामों को लेकर आप देख सकते हो कि चाइना के लोग यहाँ पर आए और उनका प्रभाव इन पर पड़ा। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, उस तरह के बर्तन की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, ठीक है। जैसे उस तरह के बर्तन की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, उस तरह के जाल की उत्पत्ति कहाँ होगी, ठीक है। जो लाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं पता है ना, चाइनीज़ लाइट है, चाइनीज़। तो फूड जो होते हैं चाइनीज़ फूड हम लोग कहते हैं उसको। तो इसमें जो नाम में चाइनीज़ लग जाता है उससे पता चलता है कि ये जरूर चाइना का है ना। इसी तरह से जो ये चीना चट्टी हो गया, बर्तन चीना वाला जो जाल हो गया, इसमें जो चीना लगा हुआ है इससे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति चाइना में हुई होगी। केरल को उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल के खेत के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल में बारिश होती है काफ़ी अच्छी खासी, और वहाँ के लोग अधिकतर मछली, चावल, सब्जी और चावल खाते हैं। चावल का जहाँ पे उपजाऊ, अगर बता दिया गया कि चावल वहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं, चावल के लिए उपजाऊ है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बारिश की जो मात्रा है वो अच्छी खासी होगी, क्योंकि चावल जो है वो खैरिफ क्रॉप है और उसके उपजाने के लिए उसको चावल के उपजाने के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है। अब देखिए जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हमने पढ़ा कि वो बिल्कुल अलग है, वहाँ हम देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है, ठीक है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है, राइट। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति में ऊन के व्यापारी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया। इससे पता चलता है किसी भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन का उससे इतिहास भूगोल से प्राय रिश्ता रहता है, ठीक है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इफेक्ट करती है किसी भी क्षेत्र के जीवन को। विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम रहते हैं। जहाँ जाते हैं कुछ दिनों में वहाँ की भाषा सीख जाते हैं, बोलने लग जाते हैं उस तरह से, कुछ चीज़ों को अपना लेते हैं वहाँ के लोग। कुछ लोग अगर वेस्ट बंगाल जाके रहने लगते हैं तो फिर उनका जो भोजन है वो मछली चावल हो जाता है, उन्हें पसंद आने लगती है वहाँ की चीज़ें। गुजरात में जाओ तो फिर आपको गरबा आपको अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, पंजाब में जाओ तो भांगड़ा अट्रैक्ट करेगा, वहाँ के फूड अट्रैक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे आप आजकल भी, पहले की बात नहीं, आजकल भी, ठीक है, आप जहाँ पे रहते हो उस कल्चर में आप धीरे धीरे जो है वो घुल मिल जाते हो, ठीक है। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के साथ, लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं के साथ घुल मिल जाता है। विविधता में एकता, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले लाए थे। खैर देख लेते हैं इसके बारे में। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया। विविधता को इसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जैसे कि हिस्ट्री में जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब स्टार्टिंग में जो व्यापारी आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा था कि यहाँ के लोग अलग अलग तरह के लोग हैं तो इनके बीच में फूट डालो, राज करो, और राजनीति काफ़ी अच्छी चलेगी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि विविधता में एकता दिखा
सारे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ठीक है। हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही था एक शॉर्ट पोएम, वहाँ पे लिखा हुआ है दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, ठीक है। उसमें एक लाइन थी कि बहते हैं एक रंग में, ऐसा करके कुछ। तो वो एक लाइन, एक टिपिकल लाइन है उसमें, वो बताता है कि अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी वो सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर कैसे उन्होंने सामना किया है, राइट। और अभी ये कमेंट किया जा रहा है कि 2014 के पहले हम आज़ादी नहीं थे, राइट। तो खैर, सबकी अपनी अपनी सोच। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के, अच्छा इसी में शायद है वो गीत, नहीं वो गीत उसमें है हिस्ट्री के चैप्टर 1 में, नहीं इसी में है, हाँ इसी में है वो गीत, इसी में है वो गीत, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों ने में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। इसमें एक लाइन है, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भी होके जाना, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। ये लाइन क्या इंडिकेट करता है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो सब मिलकर एकजुट होकर खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और हमें आज़ादी दिलाई, ठीक है। जब अंग्रेजों के तो सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ये सिर्फ यही सब लिखा हुआ है, मगर लोगों ने दिखा दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने में भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वे सब एक थे। ये गीत कब गाया गया? अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि सब एकजुट होकर एक मीटिंग कर रहे थे, एक बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर गोली चला दिया गया था, गोलियाँ बरसा दी गई थी और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। एक ब्रिटिश जनरल ने प्रशांति प्रिय ने हत्या लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसा दी थी, ठीक, कितने सारे लोग थे। अंग्रेजों का पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए वहाँ पर जमा हुए थे, बहुत सारे लोग इसमें जाने गए, बहुत सारे लोग इसमें घायल हो गए, कितने सारे परिवार उजड़ गए थे उस समय, ठीक है। उन्हीं शहीदों की याद में ये गाना गाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? जानते हैं आप भारतीय झंडे की कहानी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तभी उस समय कल्पना की गई थी कि हमारे भारत का झंडा कैसा होगा, ठीक है, कैसा होना चाहिए हमारे भारत का झंडा। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने लिखी थी, तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, ठीक है, कि कोई किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपको एकता के साथ रहना, आपके सबके साथ रहना। ये उस समय की सिचुएशन बेस्ड, उस समय की सिचुएशन के अनुसार उस समय के लोगों के अंदर से आया कि हाँ आपके अब हमें सबने साथ में लड़के करना, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम एक ही है, ठीक है, सबकी प्रॉब्लम एक ही है। सब लोग पिस रहे हैं इसमें, सब लोग इस तकलीफ में परेशान हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर इसका मुकाबला करें, ठीक है। यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता के विचार हमें दिया था, ठीक है। यहाँ राष्ट्रगान के बारे में बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। जाहिर सी बात है, भारतीय एकता के बारे में जो आपने राष्ट्रगान में हमारे जो है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये जो लाइन है हमारे राष्ट्रगान में, देखिए कितने अलग अलग क्षेत्र को जोड़ दिया है इस लाइन में। पंजाब, सिंध, गुजरात, फिर मराठा जो महाराष्ट्र में थे, द्राविड़ जो दक्षिण भारत के लोग थे उन द्राविड़ भाषा का प्रयोग किया करते थे, ठीक है, उत्कल, बंगा, ठीक है। तो ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये भी हमारे भारत में विविधता की एकता की पहचान को ही दिखाता है, ठीक है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है ये हमने अभी लिखा और आप भी इसको अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ,
हाँ, ये जो क्वेश्चन है कई लोग इसको स्किप कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया रहता है इसमें, तो कई लोग इसको स्किप कर देते हैं कि नहीं ये इसका क्या है, मैंने चैप्टर पढ़ लिया ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप डिस्कस करते हो ना, तो इससे आपका मेंस राइटिंग का जो आपका हैबिट है वो बन जाता है, आपकी सोच बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। तो आपको इसको क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस करना है। इसको पढ़िए आप क्वेश्चन को, और उसके बाद जैसे कि आपके इलाके में बनाई त्योहारों की सूची बनाई है, कौन से इलाके कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो सभी धर्म के लोग मनाते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, 1 जनवरी, ये सब जो त्यौहार है वो सारे धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपके विचार से भारत की समृद्धि में विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? जो विविध विरासत है कैसे आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, इसमें आपको लिखना है। जैसे कि हमें अलग अलग लोगों के साथ रहना होता है, तो हम उनकी संस्कृति के बारे में जान पाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जीवन क्या होता है, बेहतर बनता है। इसको और एनालिसिस करके, एनालाइज करके आप इसको लिखिए, ठीक है। अनेकता में एकता का विचार कैसे उत्पन्न है, उपयुक्त है, भारत के लिए कैसे उपयुक्त है, जो हमने अभी देखा, ठीक है, कि भारत के लिए कैसे उपयुक्त है अनेकता में एकता। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, राइट। इसको और विस्तृत करके लिखना होगा आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने, उस पंक्ति को चुनिए आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। जो पंक्ति हमने देखा अभी, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। इससे निश्चित रूप से भारत की एकता झलकती है। लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए, अध्ययन कीजिए। कोई एक क्षेत्र जो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को चुनिए, उसका अध्ययन कीजिए। विविधता ऐतिहासिक भौगोलिक कारणों से कैसे प्रभावित है उसके बारे में लिखिए। और हाँ, इसको स्किप मत कीजिए, इसको ज़रूर लिखिए, ठीक है। ये आपकी राइटिंग की हैबिट को बड़ी अच्छी बना देगा, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। तो इसको स्किप मत करो, पेन उठाओ, पेपर लो और इसको लिखो अच्छे से, ठीक है। जितना ज़्यादा सोच सकते हैं आप, जितना ज़्यादा अपने माइंड को एक्सटेंड कर सकते हो, जितना ज़्यादा विस्तृत रूप से आप सोच सकते हैं, उसको सोचो और इसको लिखो। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे, तो इसको आप लिखिए, राइट। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।